हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड टुडे आज जो है हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के लेसन नंबर 3 विद्युत धारा के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और वो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है प्रतिरोधों का संयोजन। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना। अब पहली बात तो ये है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम लोग आपस में जोड़ते क्यों हैं। तो कोई भी परिपथ होता है उसमें एक प्रतिरोध नहीं होते, कई प्रतिरोध आपस में जोड़े गए होते हैं। हमारे घरों में भी जो आप वायरिंग देखते हैं, घरों में लोग वायरिंग करवाते हैं, वहां भी एक प्रतिरोध नहीं होता है, कई प्रतिरोधों का संयोजन होता है, कई प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है। तो अब बात यह आ गई कि कई प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा ही क्यों जा रहा है। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है तुल्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और प्रतिरोध पर ही विद्युत धारा का मान निर्भर करता है। आपके घर में सभी लोग यही सोचते हैं कि भाई घर में जो हमारे वोल्टेज है वो अधिक रहे, ठीक है, तो धारा का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा होता है। तो धारा का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए ये जरूरी है कि प्रतिरोध वहां पर कम हो। जब प्रतिरोध का मान कम होगा परिपथ में तो धारा का मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो धारा के मान को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में कहें तो वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है। अब बात ये आ गई कि कब धारा का मान यानी कब वोल्टेज का मान जो होता है, वैसे तो वोल्टेज को हम लोग विभवांतर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको धारा से मतलब है, कब धारा का मान बढ़ जाता है और कब धारा का मान घट जाता है। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन अभी हमने बोला दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है? तो विद्युत धारा के मान को अगर इस तरह बोला जाए तो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से किया जाता है? तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से किया जाता है। और पहला जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अब बात ये हो गई कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो आज हम लोग बेसिकली इसी के बारे में जानेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? तो देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि सारे जितने भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं सब में धारा का प्रवाह जो हो वो समान रूप से हो, तो ऐसे प्रतिरोधों के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम का श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। श्रेणी क्रम का संयोजन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनमें से होकर एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध, पहले एक हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन इस तरह से किया हो, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है। एक प्लस सिरा होता है और एक माइनस सिरा, फिर एक प्लस सिरा, फिर इसका माइनस, फिर इसका प्लस, इसका माइनस। फिर यहाँ पे हमने इन सारे प्रतिरोधों को जोड़ दिया है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा सेल जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया R1, R2, R3। ठीक है, यहाँ पे हो गया पॉइंट A, यहाँ होगा पॉइंट B, पॉइंट A, पॉइंट यहाँ पे हम लोग लेते हैं C, मान लीजिए C, यहाँ पर D और यहाँ पर E। हमको A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हमने क्या किया है, इन सारे छोटे छोटे प्रतिरोधों को हटाकर एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ा है, जो उतना ही विभवांतर उत्पन्न करता है परिपथ में जितना कि ये तीनों प्रतिरोध मिलकर। इसको हम लोग RS कहेंगे। देखिए हमने क्या किया है, इसका विभवांतर, ये सेल इसीलिए लगाया गया है ताकि इसमें विभवांतर उत्पन्न हो सके। हमने क्या किया है, इन 3 छोटे छोटे प्रतिरोधों को हटा करके और एक बड़ा सा प्रतिरोध लगाया है जो उतना ही विभवांतर परिपथ में उत्पन्न करता है जितना ये तीनों प्रतिरोध मिलकर उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रतिरोध को इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। यह जो प्रतिरोध है, यह वाला जो प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग सूत्र ज्ञात करेंगे। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, धारा सब में एक ही प्रवाहित हो रही है, I, सब में धारा एक ही प्रवाहित हो रही है, I। ठीक है, क्रम में जोड़े गए हैं, जिनका विभवांतर अगर हम ले लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विभवांतर V1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का विभवांतर V2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का विभवांतर V3 है। क्रम में जोड़ दिए गए हैं। अब इन सारे, अब देखिए श्रेणी क्रम के संयोजन में क्या होता है कि 3 या 4 या जितने भी प्रतिरोध इस तरह से जोड़े गए हो कि एक प्रतिरोध का धनात्मक सिरा तो दूसरे के ऋणात्मक सिरे से, दूसरे का ऋणात्मक सिरा तो तीसरे के धनात्मक सिरे से, इस तरह से जुड़े हो, तब भी जो वहां पे प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम का संयोजन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3, इन्हें हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इनका जो विभवांतर है तथा इनका विभवांतर तथा इनका विभवांतर V1, V2, V3 है। ठीक है, अब चित्र से देख लीजिए, चित्र से क्या दिख रहा है आपको, V1 इज इक्वल टू, V1 क्या है, तो V1 इज इक्वल टू VA माइनस VC इज इक्वल टू A और C के बीच का जो विभवांतर है तो वो क्या हो जाएगा
IR1, ठीक है। फिर V2 इज इक्वल टू V2 क्या हो जाएगा, VC माइनस VD, इसके लिए हो जाएगा IR2, और V3 ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे B रहेगा, देखिए यहाँ पे B रहेगा, V3 बराबर क्या हो जाएगा, VD माइनस VB इज इक्वल टू IR3। तो इस तरीके से हमने V1, V2 और V3 का मान निकाल दिया। अब क्या करेंगे देख लीजिए, तीनों जो विभवांतर मिले हैं आपको, एक मिनट यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, V2 इज इक्वल टू VC माइनस VD इज इक्वल टू IR2, यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं। दिस इज समीकरण नंबर 1, 2 और यह जो है 3 है, ठीक है। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब V1 का मान आपने कितना निकाला है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IR, सही बात समझे। अब ये V क्या है, तो V जो है, V यहाँ से यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु B है, तो ये V क्या है, VA माइनस VB है। V की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर VA माइनस VB, तो इसको हम लोग लिखेंगे V, और V की जगह पे लिखा जाएगा, छोड़िए, V की जगह पे हम लोग लिखेंगे IR, सब जगह से I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर क्या हो जाएगा IR, ठीक है, IR हो जाएगा, तो I और यहाँ से I कैंसिल हो गया। अब इस R को हम लोग लिख सकते हैं RS बराबर, क्योंकि VA और VB के बीच जो विभवांतर है वो तो I इंटू R के बराबर है, RS लिख सकते हो यहाँ पे, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यही हमारा समीकरण है तुल्य प्रतिरोध के लिए। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RS बराबर जितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जितने भी प्रतिरोध को आपने जोड़ा है उन सभी प्रतिरोधों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे, तो यही जो होगा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कि परिपथ में जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं उन सब का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 अप टू RN, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला गुण क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध यानी RS का मान संयोजन के सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। मतलब ये कि मान लीजिए हमने 3 प्रतिरोध लिया है, R1 10 ओम, R2 20 ओम और R3 30 ओम, तो RS जब निकालोगे तुल्य प्रतिरोध तो इन तीनों को जोड़ेंगे 10 20 30 30 30 60, यानी जो तुल्य प्रतिरोध आएगा श्रेणी क्रम के संयोजन का उसका जो मान होगा जितने भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं उनमें सबसे अधिक होगा। आ रही बात समझ में,
तुल्य प्रतिरोध जो होगा सबसे अधिक होगा। यानी अगर आपको तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक पाना है, बढ़ाना है, तो हम लोग जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है। दूसरी बात, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, अतः V बराबर V बाई R इज इक्वल टू निश्चित या कांस्टेंट कह सकते हो, V समानुपाती होता है R के। तो समांतर श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उन सब के लिए धारा का जो मान होता है वो समान रहता है, सबके लिए। इसलिए जितने भी प्रतिरोध होते हैं जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनमें जितनी धारा का प्रवाह हो रही है तो सबके लिए तो सेम ही है, अगर श्रेणी क्रम में है तब। लेकिन अगर समांतर क्रम में है तो वहां पे धारा का मान कुछ कम या किसी का कुछ अधिक हो सकता है, मतलब अलग अलग होगा, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा का मान तो सेम रहेगा, यानी V बाई R इज इक्वल टू निश्चित या कांस्टेंट। तीसरा है, सजावट के बल्बों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। घरों में कोई फंक्शन पड़ता है या शादी ब्याह होते हैं तो उसमें जो आप सजावट के बल्ब हम लोग यूज करते हैं छत पर, दीवारों पर, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, उनमें जो प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है वो श्रेणी क्रम में किया जाता है। ठीक है। तो ये थे कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है प्रतिरोधों का, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनके कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन। अभी हमने पढ़ा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हैं कि उनके सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो समान होता है, तो ऐसे प्रतिरोधों के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम का संयोजन क्या था कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हो कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान हो, और यहाँ पर क्या है समांतर क्रम में कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का बीच का जो विभवांतर होता है वो समान है। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस क्रम में जुड़े हो, इस प्रकार से जुड़े हो कि उनके प्रत्येक सिरों का विभवांतर, उनके प्रत्येक सिरे का विभवांतर समान हो। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। जैसे
देखिए समांतर क्रम का जो संयोजन होता है उसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और यह जो है तीसरा प्रतिरोध है। दो दो सिरे हैं सबके। तो सभी मान लीजिए ये जो है धनात्मक सिरे हैं और यह जो है ऋणात्मक सिरे हैं। तो सभी धनात्मक सिरों को एक बिंदु पर इस तरीके से और सभी ऋणात्मक सिरों को दूसरे बिंदु पर इस तरीके से जोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक सेल लगा दिया गया है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। प्रत्येक सिरे का जो विभवांतर है वो तो सबके लिए सेम है, धारा का मान अलग अलग है। ये प्लस वाला सिरा है, धारा यहाँ से प्रवाहित होना चालू होती है, I धारा। जब बिंदु A पर आती है धारा I तो वह 3 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से धारा निकलना स्टार्ट करती है और जब बिंदु A पर आती है तो वह 3 भागों में बढ़ जाती है, जिसको क्रमशः I1, इसमें जाता है I2 और इसमें जाता है I3। प्रत्येक प्रतिरोध में I1 I2 I3 धारा प्रवाहित होती है और फिर यहाँ पे आते हैं, दोनों मिल करके मुख्य धारा बना देती हैं और फिर यहाँ से ऐसे धारा I आ जाता है। ठीक है, तो यह जो प्रतिरोधों का संयोजन किया गया है, सारे प्लस वाले को एक बिंदु पर और सारे माइनस वाले को दूसरे बिंदु पर जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो संयोजन होता है उसको हम लोग समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। अब हमने क्या किया, इन सारे छोटे छोटे प्रतिरोधों को हटा करके हमने एक प्रतिरोध लगा दिया जिसको हम लोग इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध ये धारा का मान हो गया I, यहाँ पर बिंदु A हो गया और यहाँ पर जो है बिंदु B हो गया। ठीक है, और यहाँ जो है पूरे प्रतिरोध के लिए कई विभवांतर रहेगा भी। तो ये तीनों प्रतिरोध मिलकर जितना विभवांतर उत्पन्न कर रहे थे या विभव उत्पन्न कर रहे थे उतना यह प्रतिरोध अकेले उत्पन्न करता है। इसलिए इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ये हो गया। इसका नाम हमने आरपी रखा है। आरपी का मतलब आर पैरेलल, मतलब जो पैरेलल सीरीज है उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा लिखेंगे। माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 जिनमें धारा I1 I2 I3 प्रवाहित हो रहा है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, ये जो धारा हमारी आई है मुख्य धारा, यही जब बिंदु ए पर आती है तो 3 भागों में बढ़ जाती है, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर बिंदु और ए और बी के बीच में कुल धारा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ए और बी के बीच जो विभवांतर है, बिंदु ए और बी के बीच, यहाँ पे लिखते हैं बिंदु ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कुल धारा I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए और बी के बीच
प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, विभवांतर क्या हो जाएगा? I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3। ठीक है, इन सारे मानों को हम लोग यहाँ पे रख दें और बिंदु ए और बी के बीच अगर इन सारे प्रतिरोधों को हटाकर एक प्रतिरोध आरपी रखा जाए, यहां से आगे लिखते हैं, बिंदु ए और बी के बीच, बिंदु ए और बी के बीच विभिन्न प्रतिरोधों के स्थान पे एक प्रतिरोध रखा जाता है आरपी, तो आरपी रखा जाएगा, तब धारा का मान कितना होगा? ए और बी के बीच सभी प्रतिरोधों को हटाकर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आरपी जोड़ा जाए, तब क्या हो जाएगा? आई बराबर भी बटा आरपी, ऐसा हो जाएगा। अब ये सारे मान उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। आई बराबर लिखेंगे भी बटा आरपी, I1 बराबर लिखेंगे भी बटा R1, ये समीकरण 1 लिख दे रहे हैं, सारे मानों को समीकरण 1 में रखा जाएगा, और I2 बराबर लिखा जाएगा भी बटा R1, R2 और भी बटा R3। भी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 1 बाई RP इज इक्वल टू भी तो कॉमन हो गया है ना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, भी कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अरे बात समझ में? यानी दो बिंदु ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? अतः समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर नहीं 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 अप टू n। तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये समांतर क्रम में जब हम लोग कई प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल आते हैं एग्जाम में, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए ये सारी चीजों, ये सारी फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। पहला देखिए, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। अभी श्रेणी क्रम में क्या था? जो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है वो संयोजन में जुड़े हुए हर प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, लेकिन इसमें उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। जो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से उसका मान कम होता है। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है, यानी IR इज इक्वल टू निश्चित होता है। और श्रेणी क्रम में क्या था? धारा का मान समान हो रहा था। उसके बाद समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध के लिए, समांतर क्रम में आप जोड़ रहे हैं तो दो प्रतिरोध आप जोड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 R2 बाई में 1 प्लस R1 प्लस R2। 4 नंबर क्या है? घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घरों में जितने भी विद्युत उपकरण आपके जुड़े होते हैं वायरिंग के समय, वो सारे विद्युत उपकरण जो होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपनी जरूरत के अनुसार स्विच ऑन करते जाते हैं
प्रतिरोध का मान जो होता है घटता जाता है, ठीक है। और प्रतिरोध का मान जब घटता जाता है तो धारा का मान जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपने घर में धारा का मान अधिक चाहिए, वोल्टेज अधिक चाहिए, तो प्रतिरोधों का जो संयोजन आप करेंगे वो किस तरह से करेंगे, समांतर क्रम में। और धारा का मान कम चाहिए तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। तो ये समांतर क्रम का संयोजन था और श्रेणी क्रम का संयोजन था। और अब इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो भी नए नए वीडियो अपलोड हो वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए।